एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। चूंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे, सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी साग को तोड़कर लाती है। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी, चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धार बहने लगी। उसने सोचा, यदि भाइयों ने देखा तो वे बड़े दुखी हो जाएंगे। मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु लगा कि उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार पर पोंछना चाहा, फिर लगा यहाँ तो और अच्छी तरह से दिखाई देगा। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता खून भाइयों की दृष्टि से बच सके। अंत में कोई उपाय न देखकर उसने उसी साग से पोंछ लिया जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। फिर इसी खून लगे साग की सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता ना चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा वश सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने के तरीके को जानने की जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए। इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित 4 केंद के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और हाथों में धनुष बाण लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाना गाने लगी।
मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमार में सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई उसे कहने लगे, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में ढेर करना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखा। उसने अपनी जान न्यौछावर करके उसे बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतनी सारी लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं। उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू धरती में गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता है। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहां रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद कर भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक डाड़ी में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है। राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना को दाढ़ी के मेंढक, केकड़ा और मछली सुन व देख रहे थे और वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी बीती को विस्तार में बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टिल्हे में डाल देता है और एक समय बीतने पर वहां बांस का एक बड़ा बुदा उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बासौदा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बुदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से केंद्रा बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बास।
जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज बहुत सुंदर है। यदि केंद्रा बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहां जहां भी इसे बजाता है, इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है। परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है। जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलती है। नहीं बजो रे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजो रे केंद्रा, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। नहीं बजो रे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन बजती है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है। बजो बजो रे केंद्रा, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है अंतर में। बजो रे बजो केंद्रा, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है। और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजाकर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते, यही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभीयों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं बोलकर निकलते हैं और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मुड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्र में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने उसे समझाया, जो ही लड़की केंद्रा से बाहर निकलेगी तुम केंद्रा को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही केंद्रा को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह मानव रूप में आई। भाई ने देखा यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से जीवन बिताने लगे। दोस्तों, निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी छुप नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।